अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। जैसे कि हमने डीएनए की बात की थी कि जो डीएनए है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है आरएनए को, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है यानी कि बना देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए। और अगर इसका मुआवजना किया जाए तो जो डीएनए है वो क्या बनाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाता है। जबकि जो आरएनए है वो राइबोज शुगर बना रहा होता है, इसमें ऑक्सीजन की अटैचमेंट नहीं होती। ये क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जबकि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू बिल्ड प्रोटीन्स थ्रू इंस्ट्रक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है कि प्रोटीन्स को बिल्ड करे यानी कि तैयार करे, कि जो कि उसको इंस्ट्रक्शन उसको डीएनए के थ्रू मिली हैं। इट इज़ लाइक ए मैसेंजर, ये एक मैसेंजर के तौर पर काम करता है, यानी कि किसी भी डाकिया के तौर पे काम करेगा कि जो इसको इंस्ट्रक्शन मिली हैं या फिर जो इसको लेटर्स मिले हैं उसने उसको अच्छी जगह पर पहुंचाना है और फिर उनका मैसेज भी अगले बंदे को देना है। सिंथेसाइज बाय डीएनए, डीएनए के ज़रिए ये सिंथेसाइज होता है। कैसे होता है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जो डीएनए है वो इंस्ट्रक्शन को आरएनए को देगा और फिर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज कर देगा। ये क्या करता है, रिसीव्स करता है, रीड्स करता है, डिकोड्स करता है एंड यूजेस द गिवन इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। जब आरएनए क्या करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन को देगा तो वो रिसीव करेगा, उसको पढ़ेगा अच्छे से, उसको डिकोड करेगा यानी कि उसको अच्छे से अपने तौर पे अंदाज़ा लगाएगा और फिर उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए न्यू प्रोटीन्स को बना देगा। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सी समरी बनी हुई है। डीएनए क्या कर रहा है, सिंथेसाइज एंड पास इस इंस्ट्रक्शंस टू बना, उसको जो इंस्ट्रक्शन है वो आरएनए को यहाँ पर पास कर रहा है। आरएनए क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, उसको इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू यानी कि डीएनए के ज़रिए मिली हुई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सिंथेसाइज करके प्रोटीन्स हमारे पास बना रहा है। अब हमने प्रोटीन्स की भी बात कर ली है, अमाइनो एसिड्स की भी बात कर ली, लिपिड्स की भी बात कर ली। अब जो हमारे जिस्म के अंदर और भी बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, वो हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल्स यानी कि वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत कम चाहिए होती है। कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जिनकी अमाउंट जो है वो बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अमाउंट अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब वाइटामिन्स को किसने डिफ़ाइन किया था, हॉपकिंस ने, यानी कि हॉपकिंस ने अभी इसके बारे में बताया था, उसने अच्छे से डिफ़ाइन या डिस्कवर्ड इसको नहीं किया, इसको किसी किस्म का कोई भी नाम नहीं दिया था। ये क्या होते हैं कि यूज़ बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में यूज़ होते हैं। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं ये आम रूटीन के अंदर जो हैं हम ईज़िली अवेल कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम रोटी खा रहे होते हैं, डबल रोटी खा रहे हैं, फैट्स में हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल भी, और प्रोटीन्स में वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मीट भी आ जाता है। जबकि जो वाइटामिन्स हैं वो बहुत कम मिकदार में यूज़ हो रहे होते हैं, बट एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत एसेसरी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर हॉपकिंस ने जो है सिर्फ इसको डिफ़ाइन किया था, कोई भी नेम नहीं दिया था। तो फंक एक साइंटिस्ट था जिसने इनको वाइटामिन्स का नाम दिया था और उसने B1 थायामीन डिस्कवर भी कर दिया था। यहाँ पर बाकी जो वाइटामिन्स हैं उनकी डिस्कवरिंग के बारे में नहीं बताया गया कि वहाँ पर साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिसने बाकी सारे वाइटामिन्स को डिस्कवर किया, लेकिन यहाँ पर मेनली B1 थायामीन का नाम लिया गया है कि यहाँ पर जो फंक था उसने इसको डिस्कवर किया था। अब वाइटामिन्स की भी दो एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनमें दो टाइप्स हैं, फैट सोलुबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोलुबल वाइटामिन्स। यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वाइटामिन्स जो कि हैं फ़ैट्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं उनको फ़ैट सोलुबल कहा जाता है। इनमें क्या क्या होता है, विटामिन ए होता है, डी होता है, ई एंड के होता है, और यहाँ पर जो हैं वो वाटर के अंदर अगर डिज़ोल्व हो जाएं तो उनको क्या कहा जाता है, वाटर सोलुबल। इनमें विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स 10 विटामिन्स होते हैं, यानी कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स की भी आगे 10 किस्म के जो हैं विटामिन्स होते हैं। इनमें विटामिन सी भी होता है। अब अगर फ़ैट सोलुबल की बात की जाए तो अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटी के अंदर अकोमुलेट यानी कि अपने जिस्म को अवेल करते हैं तो फिर इसके ज़रिए क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ हो जाती हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि ये हमारे पास जो हैं वो स्मॉल अमाउंट के अंदर होते हैं। जबकि अगर इसकी बात की जाए
तो अगर हम इसको लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो हमारी जिस्म के अंदर इनकी अकोमुलेशन यानी कि इनकी जमा होने की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। जबकि अगर इन वाटर सोल्यूबल की बात की जाए तो ये जो है ये यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं और इनको हम जितनी मर्ज़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसकी एग्जांपल की बात की जाए कि अगर विटामिन डी की जो है अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो ये बोन पेन यानी कि हड्डियों के अंदर दर्द होने की वजह बन सकता है एंड बोन लाइक डिपॉजिट इन किडनी। और इसके अलावा अगर हमारे गुर्दे के अंदर जो किडनी बोन लाइक डिपॉजिट यानी कि हड्डी की तरह जो है वो जमा शुदा मवाद जो है वो किडनी के अंदर डिजीज़ काज कर सकता है, स्टोन्स बना सकता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो भी डिजीज़ काज हो सकती हैं, यानी कि एक स्पेसिफ़िक पार्टिकुलर अमाउंट होती है जो कि इसकी चाहिए होती है। ये क्या होते हैं, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा जहरीले नहीं होते इवन इन लार्ज क्वांटिटी। अगर हम इसको लार्ज क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करें तो ये ख़तरनाक नहीं होंगे, बट डेफिशिएंसी काजेज़ डिजीज़, लेकिन जो इनकी कमी है वो क्या हो सकती हैं, डिजीज़ काज कर सकती है। इनकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, अगर विटामिन सी की बात की जाए तो ये बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे कि अगर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि कीनू हो गया। अगर कीनू को जितनी मर्ज़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारी जिस्म को फ़ायदा देगा, लेकिन अगर हम बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें तो वो हो सकता है कि डिजीज़ काज कर दे।